हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आइए हम एक और पीरियोडिक टेस्ट 1 क्लास 9th का मैथ्स का पेपर सोल्व करते हैं जो केवीएस में आ चुका है। आपके पेपर सिर पर ही है, तो आपको ऑलमोस्ट इसी पेपर में से या इस जैसे और पेपर्स में से मिल जाएगा पेपर में क्या आ रहा है। देखो आपका सिलेबस लिमिटेड होता है, तो ऐसा नहीं है कि एक पेपर में अलग कुछ आ जाएगा। टीचर्स वही बनाएंगे, सिलेबस में वही आएगा, सिस्टम वही बनाएगा। आपको बेसिकली आना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर में जो पूछा है वो कॉन्सेप्ट आना चाहिए, वो चीज़ किसी भी तरह से पूछी जाए, फिर आपको उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और हमारा सैम्पल पेपर भी सोल्व होगा और रिवीजन भी हो जाएगा। तो आइए सोल्व करते हैं हम अपना क्लास 9th का मैथ्स का पीरियडिक टेस्ट 1 का पेपर, जो कि है केवीएस में आ चुका। तो वेलकम टू कॉन्सेप्ट वाइज यूट्यूब चैनल। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना पेपर सोल्व करते हैं। देखो, पेपर में सेक्शन ए में कुछ फिलिंदा ब्लैंक्स क्वेश्चन आते हैं, या आपके जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर के। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, आपको उसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगाना है। अब क्वेश्चन 1 कहता है द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेशनल नंबर इज। देखो, रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकता है, किस तरह का होता है। तो आपको पहले समझना है रेशनल नंबर क्या होता है, और रेशनल नंबर अगर आपने समझ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि इरेशनल नंबर क्या होता है। तो बेसिकली दो टर्म तो यहीं पे क्लियर हो जाएगी। आने वाले टाइम में आप ध्यान रखना कि बार बार ये चीज़ रिवाइज करो। ठीक है, बार बार आप कंफ्यूज रहते हो कि रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है। तो मैं आपको आज क्लियर कर देता हूँ, आपका पेपर भी सोल्व होगा और आपको चीज़ें भी समझ में आएंगी। रेशनल नंबर बेसिकली वो नंबर होता है, अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊँ याद रखने के लिए, बिल्कुल सिंपल, तो कोई भी टर्म जो फ्रैक्शन में लिखी जा सके पी बाई क्यू की फॉर्म में। अब पी बाई क्यू कोई मीनिंग नहीं है पी बाई क्यू का। पी बाई क्यू बस एक फॉर्म दे दी गई कि हाँ पी की वैल्यू रख सके, क्यू की वैल्यू रख सके। अब जिसमें क्यू जो है वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा, और जो पी और क्यू दोनों हैं ये इंटीजर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। अब इंटीजर क्या होता है? इंटीजर होता है वो नंबर जो अपने आप में कंप्लीट होते हैं, मतलब कोई पॉइंट नहीं होना चाहिए, जैसे 2, 4, 7, ये 42, ये सब इंटीजर है। लेकिन 3.5, 4.7, अंडर रूट 7, ये क्या है? ये इंटीजर नहीं है। तो बेसिकली समझ गए आप क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। अब सिंपल सी बात, इरेशनल नंबर क्या होता है, इसी से समझ में आ गया आपको कि इरेशनल नंबर वो होते हैं जो फ्रैक्शन की फॉर्म में ना लिखे जा सके, पी बाई क्यू की फॉर्म में ना लिखे जा सके, जैसे अंडर रूट 7। तो ये आपके रेशनल और इरेशनल होगी। अब आते हैं रेशनल नंबर के एग्जांपल्स पर। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो फॉर एग्जांपल 3/4 है, इसको हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के अंदर लिखें, अगर हम इसकी डेसिमल जी फिसल रही है यार, अगर हम इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करें तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 0.75। ठीक है, रुक गई ये टर्म, 5 के बाद बार बार तो नहीं लिखेंगे कुछ। वैसे ही अगर हम यहाँ पर 1/3 लिखते हैं तो क्या आता है? 0.333 एंड सो ऑन। तो लेकिन अब क्या हुआ, अब तो नहीं रुकी ये टर्म, ये बढ़ती जा रही है। जैसे 1/2 लिखते हैं तो 0.5 आ गया, रुक गई टर्म, आगे नहीं बढ़ी। तो अब इससे हमें क्या समझ में आया कि रेशनल नंबर दो तरह के होते हैं, या तो रुक जाते हैं या फिर रिपीट होते रहते हैं। तो जिन जो रुक जाते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं हम टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, ये होते हैं हमारे टर्मिनेटिंग। और जो रिपीट होता है वो रिपीटिंग हो गए। क्या लिख रहा हूं? क्लियर? तो अब हम अपना पेपर देखते हैं, अब शायद आपको समझ में आ जाए। रेशनल नंबर वो होते हैं, अगर रेशनल नंबर को डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करें रेशनल नंबर की, तो वो हमेशा टर्मिनेटिंग होंगे। देखो, टर्मिनेटिंग तो होंगे लेकिन हमेशा नहीं होंगे। आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। बिल्कुल सही है, या तो टर्मिनेटिंग होंगे या रिपीटिंग होंगे। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है हमारा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। देखो, सी और डी में से यही कहा गया है कि टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन रिपीटिंग होंगे। नॉन रिपीटिंग वो नंबर होंगे जो पॉइंट के बाद 4, 5, 7, 6, 1, 3, 9। देखो, नॉन रिपीटिंग है ना, ये रिपीट नहीं कर रहे हैं। और टर्मिनेटिंग हो गए दूसरी तरफ। टर्मिनेटिंग तो ठीक था, लेकिन नॉन रिपीटिंग गलत है। अब ना इधर टर्मिनेटिंग नो रिपीटिंग, ना टर्मिनेट होंगे, टर्मिनेट मतलब ना रुकेंगे ये नंबर, बढ़ते चले जाएंगे, और ना रिपीट होंगे, तो ये तो गलत ही है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आपको ये ध्यान रखना है, रेशनल नंबर हमेशा या तो टर्मिनेटिंग होंगे या रिपीटिंग होंगे। ठीक है, और ये इसकी फॉर्म हो गई, इसको ध्यान से एक बार फिर से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल 3x⁴ 0x⁴ प्लस 0x⁵ प्लस 5x-7। तो बेसिकली देखो, ये एक पोलिनोमियल है। अब पोलिनोमियल ना तीन प्रकार के होते हैं, पहले तो समझ लो आप।
देखो पोलिनोमियल समझते हैं। आपको कुछ टर्म ऐसी है जो कभी कभी कंफ्यूज करती चली जाती है और फिर आपके बेसिक क्लियर नहीं होते। तो आप समझोगे अब कि पोलिनोमियल 3 प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की इक्वेशन मान लो आप, ठीक है। एक लीनियर इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक, एक क्यूबिक। अब ये बढ़ती जाती है, जिसकी जितनी ज़्यादा पावर वेरिएबल की वो उतनी। फॉर एग्जांपल ये लीनियर हो गई, ये क्वाड्रेटिक हो गई और ये क्यूबिक होगी। अभी मैं किस आधार पर कह रहा हूँ कि ये लीनियर इक्वेशन होगी, ये क्वाड्रेटिक होगी, ये क्यूबिक होगी? बेसिकली उस इक्वेशन में जो वेरिएबल होगा, जो एक्स वाई जेड कुछ भी एक वेरिएबल होगा, जैसे ये हो गया आपका 3x² + 2। तो अब आपको पता है कि इसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, 2। तो लीनियर नहीं होगी, ये क्वाड्रेटिक होगी। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लीनियर बनाना पड़ेगा। ये लीनियर इक्वेशन होगी जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है। तो ये हमारी क्या हो गई, लीनियर इक्वेशन। सेम वैसे ही वेरिएबल की पावर अगर 2 होगी, जैसे x² + 5x + 6, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। और वेरिएबल की पावर अगर 2 से 3 जाती है तो क्यूबिक इक्वेशन हो जाती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम समझते हैं कि जिस भी पोलिनोमियल में, अब ये सारी क्या है, ये पोलिनोमियल टर्म्स, पोलिनोमियल है, इस इक्वेशन को ही पोलिनोमियल बोलते हैं। तो इस पोलिनोमियल में जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू पावर की होगी किसी भी वेरिएबल की, उसको ही डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बोलते हैं, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। अब मान लो इसमें डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है, 3, इसमें क्या है 2 और इसमें क्या है 1, 1 ही है ना इसकी पावर। तो अब फॉर एग्जांपल जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, 3x⁴, 3x⁴ - 0x⁴ और +0x⁵। अब आप सोचोगे वेरिएबल की पावर 5 सबसे ज़्यादा है तो पोलिनोमियल की जो डिग्री हो गई वो 5 हो गई। अब यहाँ पर 0 है तो मल्टीप्लाई होकर तो 0 ही हो जाएगा, ये टर्म तो खत्म ही हो जाएगी, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। तो वेरिएबल की पावर 4 हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट पावर है, तो यही पोलिनोमियल की डिग्री होगी। तो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल क्या होगा, सी, ऑप्शन सी 4। क्वेश्चन नंबर 3 तक बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। देखो इरेशनल नंबर मैंने जैसे ही समझा दिया है आपको पहले ही, जो p/q की फॉर्म में ना लिखा जा सके। अब अंडर रूट अगर हम करेंगे 4/9 को, तो ये लिखा जा सकता है 2/3 की फॉर्म में। तो ये तो p/q की फॉर्म में हो गया, ठीक है। अब 12/√12/√3। अब इसको भी अगर हम सोल्व करेंगे, 3 × 4 √3 और फिर √3 × 2 √3, तो ये भी आपका क्या आ गया, 2, आंसर सही आ गया। अब ये 2 क्या लिखा जा सकता है, 2/1 लिखा सकता है, तो ये भी p/q की फॉर्म में है, तो भी रेशनल नंबर है। अब 64 भी किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, तो √64 क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 64 होगा 8, तो बेसिकली 8/1 भी लिखा जा सकता है p/q की फॉर्म में। तो √7 जो अपने आप में इरेशनल नंबर है, ये p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, और कारण मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, √7। क्वेश्चन नंबर 4, एनी पॉइंट ऑन द x एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म। देखो x एक्सिस पर पहले हम समझ लेते हैं कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है, y नेगेटिव x नेगेटिव। अब इस पे आप ध्यान से देखो कि कोई भी नंबर x एक्सिस पर होगा तो वो किस फॉर्म में होगा। मान लो यहाँ पर 1 और 1 की फॉर्म में होगा। अगर यहाँ पर कोई डॉट है, ये डॉट, अगर यहाँ पर कोई डॉट है तो वो पहले, देखो कोई भी फॉर्म लिखी जाती है x एक्सिस पर तो x और y की फॉर्म में लिखी जाती है। अब x की वैल्यू लिखेंगे पहले, फिर y की वैल्यू लिखेंगे पहले बाद में। तो पहले x की वैल्यू लिखेंगे तो x पर ये लाई करती है 1, तो यहाँ पर 1 2 3 4। अगर x एक्सिस पर कहीं भी होगा तो x की वैल्यू लिख देंगे 1। तो अगर हम x एक्सिस पर कहीं भी पॉइंट लाई करेंगे तो पहले x की वैल्यू लिखेंगे, जैसे ये पॉइंट हमने मान के चल लिया, तो पहले x की वैल्यू 1 हो गई। अब y की वैल्यू यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो ये y की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो x की वैल्यू तो सीधी साफ रही, बाद में y की वैल्यू हमेशा 0 रखी जाएगी x एक्सिस पर, तो ये x 0 की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो आपका x और 0 की फॉर्म में c है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। देखो इसको सोल्व करना है, सिंपल है, 12 × 3 + 7 × 3 + 5 × 3, 5 3 15, 21 और माइनस के 36। अब प्लस करेंगे इनको, ये भी 36 प्लस का और ये 36 माइनस का, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया, कैंसिल आउट हो गया आपस में, 0 हो गया। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x - 2y = 4 इज। अब x - 2y = 4 को अगर हम सोल्व करेंगे इक्वेशन को, तो बेसिकली या तो हम सिंपल तरीका ये है कि एक एक ऑप्शन को रखकर देख लें, जैसे 0 2, यहाँ पर 0 रखेंगे और 2, y की वैल्यू 2, तो माइनस का 4 आ गया, माइनस का 4 इज़ नॉट इक्वल टू 4। दूसरा ऑप्शन अगर हम रख कर देखेंगे 2 और 0, तो x की जगह 2 रखेंगे और
2 की मल्टीप्लाई वाई की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया, तो 2 में से 0 हो गया, 2 बचा जो कि नॉट इक्वल टू 4 है। फिर रखेंगे 4 और 0, तो 4 माइनस के 2 और वाई की वैल्यू हम देखो कैसे रख रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है ना आपको। बेसिकली कुछ नहीं कर रहा मैं, एक्स की जगह पहली टर्म रख रहा हूँ और वाई की जगह दूसरी टर्म रख रहा हूँ हर बार, और हर बार सोल्व करके देख रहा हूँ। और इस बार क्या हुआ कि जो 4 है, ये टर्म यहाँ पर ध्यान दो, जो 4 है एक्स की जगह रखा और 0 वाई की जगह, तो -2 और 0, 2 की 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये 0 हो गया और 4 बचा, तो जो इक्वल टू है 4 के, तो बिल्कुल सही, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, 4 और 0। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज। देखो y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 एक इक्वेशन है, एक लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 1 है, तो एक लीनियर इक्वेशन हुई, ठीक है। अब इसमें दो वेरिएबल है, तो ये एक यूनिक सॉल्यूशन देगा या दो सॉल्यूशन देगा, सिर्फ दो, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस देगा, और नन ऑफ द अबव। देखो इस चीज़ को समझो आप, ये कैसे काम करता है। अब जैसे कि हमारी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। अब ये क्या कहना चाह रहा है, ये y एक्सिस है आपकी, ये x एक्सिस है आपकी। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि इस, आप बताओ इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, सिर्फ दो होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, या एक सॉल्यूशन होगा, या मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई एक लीनियर इक्वेशन हो, दो वेरिएबल है, तो आपको याद रखना है कि ये एक y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म बनाती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। यही फॉर्म हमारी ये दी गई है। अब इसमें m क्या होता है, स्लोप होता है, x क्या होता है, x हमारा वेरिएबल है, और c क्या होता है, c हमारा y इंटरसेप्ट होता है। अब इसको समझते हैं नंबर लाइन पर। अब जब भी लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं तो हम x और y की वैल्यू रखते हैं। अगर हम x और y की वैल्यू रखते हैं, जिसमें कि हमने 1, x की वैल्यू 1 रख ली अगर, तो y इज इक्वल टू 3, 1 इज प्लस 5 है, ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू 8 हो गया। अब x की वैल्यू 1 हुई, x की वैल्यू 1 हुई, और अगर हम इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 1, तो यहाँ पर आ गया आपका ये, ठीक है, ये आपका पॉइंट आ गया। और वहीं हम दूसरी तरफ 0 - 2 रख लेते हैं। अगर 0 रख लेते हैं एक्स की वैल्यू, ये था एक्स की वैल्यू 1 के लिए और ये था एक्स की वैल्यू 0 के लिए, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 5, 1 की वैल्यू 3, 3 इंटू 0 0, y की वैल्यू 5। तो अगर x 0 रखेंगे तो y की वैल्यू हो गई 1 2 3, y की वैल्यू हो गई 1 2 3 4 5। अगर हम 0 रखेंगे तो 0 रखा था हमने, x की 0 की वैल्यू यहाँ पर है, तो अब एक लाइन ड्रॉ होगी यहाँ पर, ठीक है। अब ये हर बार ना यूनिक होगी, हर वैल्यू के लिए, x की हर यूनिक वैल्यू के लिए y हर बार अलग आएगा। तो इसी चीज़ को समझाने के लिए मैंने ये बनाया था आपको, और इसको इसी वजह से, इस लाइन की वजह से ही बोलते हैं अ यूनिक लाइन सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, यूनिक लाइन सॉल्यूशन। अब इस यूनिक लाइन सॉल्यूशन की वजह से आपको समझ में आया कि x की हर एक यूनिक वैल्यू के लिए y हर बार अलग होगा। तो अगर x की हर एक वैल्यू के लिए y अलग होगा, तो इसके ओनली 2 सॉल्यूशंस तो लिमिटेड हो गए। एक्स की कोई भी वैल्यू रख सकते हो आप, 1 2 3 एंड सो ऑन, और माइनस में भी रख सकते हो, तो वाई की भी इनफाइनेटली मैनी वैल्यूज़ आएंगी। तो इनफाइनेटली मैनी वैल्यूज़ तो आएंगी, बट यूनिक वैल्यू आएगी। तो हमारा ऑप्शन में ए यूनिक सॉल्यूशन आएगा हमेशा, ए यूनिक सॉल्यूशन, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस बिल्कुल नहीं, लेकिन ए यूनिक सॉल्यूशन बिल्कुल सही है। तो आपको ध्यान रखना है हमेशा, जब भी एक लीनियर इक्वेशन हो और वेरिएबल दो हो, तो हमारा ए यूनिक सॉल्यूशन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 8। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट आर -3 और 4 देन इट लाइज इन। देखो -3 और 4 कोऑर्डिनेट दे दिए गए हैं, 1 2 3 4 5। अब -3 और 4, तो 1 2 3 4, ये हमारा 4 है एक्स एक्सिस पर। तो ये पूछा गया है कि कौन से देन इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो आपको समझना होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा है, हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है पॉजिटिव पॉजिटिव वाला। तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव नेगेटिव वाला, ये हो गया हमारा सेकंड। ये हो गया हमारा थर्ड, जिसमें हमारा नेगेटिव नेगेटिव होगा, और ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आप ध्यान रखना एक बात, कि जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है, ठीक है।
क्या लिख रहा हूँ मैं, तो इसमें क्या समझे आप, इसमें आप समझोगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका जो एक्स है वो नेगेटिव चला जाता है लेकिन वाई पॉजिटिव रहता है। थर्ड में दोनों नेगेटिव हो जाते हैं। फोर्थ में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपकी नंबर लाइन पर शो करता है। तो हमारे हमसे पूछा गया था कि -3 4। अब आप इसको भी देखिए, माइनस पहले माइनस है फिर पॉजिटिव है, तो पहले माइनस है फिर पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और हमने यहाँ देखा है सेकंड क्वाड्रेंट में ही हमारा पॉइंट भी लाई कर रहा था, अगर हम नंबर लाइन पर शो करते हैं, ग्राफ पर शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमारा ऑप्शन हो गया बी, बिल्कुल सही। कुछ सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं जिसमें कि हर क्वेश्चन 2 नंबर का है और 3 क्वेश्चन हमारे सामने है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, शो दैट 0.23535353 एंड सो ऑन, जो कि इस तरह से भी लिखा जा सकता है, जब कोई टर्म रिपीट होती है तो उसके नीचे ऊपर बार लगा दिया जाता है। इसको हमें प्रूव करना है कि ये p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p बाई क्यू। देखो जैसे मैंने बताया था, रेशनल नंबर कौन से होते हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और वो या तो रिपीटिंग होनी चाहिए या टर्मिनेटिंग। तो ये कह रहा है कि ये रिपीटिंग टर्म दे रखी है हमें हमारे सामने। अब रिपीटिंग है लेकिन हमें प्रूफ करना है कि ये रेशनल नंबर है। अब ये हमें पता है कि रिपीटिंग है तो रेशनल नंबर होगा, बट इसको प्रूफ करके दिखाना है। तो आइए प्रूफ करते हैं। और ये रेशनल नंबर है, इसका एक प्रूफ ये है कि ये बता रहा है, खुद बता रहा है कि पी और क्यू एक इंटीजर है और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो कंडीशन भी फुलफिल कर रही है। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए जो हमें टर्म दी गई है, जो हमें नंबर दी गया है, तो वो एक्स मान लेते हैं 0.235335 एंड सो ऑन। इसको हम लिख सकते हैं जैसे कि क्वेश्चन में बता दिया गया है पहले ही कि 0.23 के बाद जो भी टर्म है वो रिपीट हो रही है, तो 5 3 के ऊपर हम बार लगा सकते हैं। इससे पता चलता है कि ये टर्म बार बार रिपीट हो रही है। अगर यहाँ पर 2 3, अगर यहाँ पर 2 3 5 2 3 5 2 3 ऐसे होता तो हम लिख देते 2 3 5 रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसको अभी के लिए हटा दो। नेक्स्ट, अब जब हमें पता है कि 2 डिजिट बाद नंबर रिपीट हो रहा है, तो हमें क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे कि ये एक्स्ट्रा टर्म जो हमें दिखाई दे रही है ये बाहर आ जाए। तो 100x हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद, और ये हमारी टर्म क्या हो जाएगी, पॉइंट, क्योंकि हमने डबल डिजिट, अब क्योंकि हमने 100 से मल्टीप्लाई करी है तो पॉइंट 2 डिजिट खिसक जाएगा क्योंकि इसमें 2 जीरो है, तो 23.53 का 3 पर बार आ गया, ये हमारी टर्म हो गई। अब इसमें क्या करना है, हमें ये समझना होगा कि ये एक तरीका है p बाई क्यू की फॉर्म में लाने का। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमारे पास पहले से x की वैल्यू है, अब इसमें से x की वैल्यू घटा देंगे। 100x में से अगर हम x हटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 99x। वैसे ही 100x की वैल्यू क्या है, 23.53 पर बार, x की वैल्यू क्या है 0.2353 पर बार। अब इसको माइनस कैसे करेंगे, इसको माइनस करेंगे 23.5353। अब ये बार बार रिपीट हो रही है तो एक टर्म हमने 53 निकाल ली, बाकी 53 को जो रिपीट हो रही है उस पर बार लगा दिया। इसमें से क्या माइनस करना है, 0.23 और 53 पर बार। अब देखो 53 पर बार ये रिपीट हो रही है ना, आगे की टर्म पूरी, और ये भी रिपीट हो रही है, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगी। और 53 में से 2 3 गया, 3 0 बचा, और 2 3 में से 0 गया, कितना बचा, 2 3 बचा। तो ये क्या आ गया, तो ये आ गया 23.3 आ गया। अब हमने देखा एक तरफ तो बचा था हमारा 99x और एक तरफ बचा हमारा 23.3। x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 23.3 डिवाइड बाय 9। अब इसको p बाई क्यू की फॉर्म में कैसे करेंगे, पॉइंट हटा देंगे, 0 नीचे जाएगा, तो 23 से हटकर ये बन जाएगा 233 डिवाइड बाय 990। तो ये किसकी फॉर्म है, ये फॉर्म है p बाई क्यू की, जिसमें p भी इंटीजर है और q भी इंटीजर है, और q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इफ पोलोमियल इज इक्वल टू, एक फंक्शन दिया गया है पोलोमियल फंक्शन x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 √2 x प्लस 1, तो फाइंड करनी है हमें इसकी वैल्यू। तो आइए सोल्व करते हैं। तो सिंपल सी चीज़ ये है कि जैसे p ब्रैकेट में x है, तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू क्या दे दी गई, √2 दे दी गई, तो हम x की जगह √2 रख देंगे। तो x की जगह अगर √2 हर जगह रखेंगे तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, √2 का स्क्वायर माइनस 2 √2, और x की वैल्यू √2
प्लस 1, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस के 2, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 क्या हो गया 2, और 2 इंटू 2 क्या हो गया 4 प्लस 1, 2 माइनस 4 माइनस 2 और प्लस 1 माइनस के 1। ये हमारा आंसर हुआ। तो देखो ये हमने सोल्व कर लिया है, और इसके और पार्ट पर चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखो सिंपल सी चीज़ है, एक्स की जगह आपको अंडर रूट 2 रखना है, ये ध्यान रखना है, और फिर जहाँ पर भी एक्स है सब जगह ये पुट कर देना है और फिर सोल्व करना है, बड़ा ईजी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब के की वैल्यू निकालनी है। अगर एक्स माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, तो हमें हमें बताना है कि के की वैल्यू क्या होगी। अब देखो एक्स माइनस 1 एक फैक्टर है ना, इस पोलिनोमियल फंक्शन का। अब जगह नहीं है तो यहाँ पर सोल्व करेंगे। पोलिनोमियल फंक्शन क्या है हमारे पास, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस अंडर रूट 2। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है। अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो p, तो हमें इससे क्या पता चला कि अगर हम इसको 0 के इक्वल रख देंगे तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1 हमारे पास। भाई इसका मतलब है हमारा x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x 1 आ गया। तो x माइनस 1, अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो ये p, x की जगह हम 1 रख सकते हैं। अगर x की जगह हम 1 रखेंगे तो इक्वेशन हो जाएगी 2 1 का होल स्क्वायर प्लस के 1 प्लस अंडर रूट 2। फिर इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 प्लस के प्लस अंडर रूट 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, अगर हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो 2 प्लस के प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। के की वैल्यू क्या आ गई 2 प्लस अंडर रूट 2। ये दोनों इधर जाएंगी वैल्यू, भाई के इक्वल टू माइनस 2 और माइनस अंडर रूट 2, और माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो 2 प्लस रूट 2 और माइनस बाहर। ठीक है, ये आपका के की वैल्यू हो गई माइनस 2 प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। पार्ट 1 कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। देखो कार्टेशियन प्लेन वही ग्राफ होता है अपना, ये कार्टेशियन प्लेन हो गया जिसमें कि नंबर लाइन है सब, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बता रखी है, ये आपका कार्टेशियन प्लेन ही है। ठीक है, अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये, इसको हम क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं वाई एक्सिस। बस यही पूछा गया आपसे। ठीक है, कि कार्टेशियन प्लेन में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन जो बनाई जाती है, देखो आपको जो ग्राफ होता है ना उसी को कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। अब उसमें जब ये लाइन ड्रॉ करते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल तो इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोला जाता है। क्वेश्चन में यही पूछा था, ये हमने बता दिया। नेक्स्ट इसका पार्ट है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। देखो जब ये दो लाइन, जहाँ ये दो लाइन इंटरसेक्ट होती है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये कहलाता है ओरिजिन। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 सेक्शन सी। 2 क्वेश्चन करने हैं, 3-3 मार्क्स के होंगे। फैक्टराइज करना है 64 m की पावर 3 माइनस 343 n की पावर 3। इसका फैक्टराइजेशन करना है। ये एक स्टैंडर्ड अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ होगी इसमें। ठीक है, तो इसको अगर हम खोलेंगे, इसको मतलब सोल्व करेंगे तो हम इसमें सिंपल आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी ए क्यू माइनस बी क्यू की। अब ए क्यू माइनस बी क्यू की जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपको सारी आइडेंटिटी याद करनी है। ठीक है, तो बेसिकली ये आइडेंटिटी यूज़ कर दी। अब इसमें टर्म रख देंगे हम। हमारे पास जो है एक स्टैंडर्ड अलजेब्रिक आइडेंटिटी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी और ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इस फॉर्म में हम रख देंगे वो क्वेश्चन हमारा जो भी है। तो हमारा क्वेश्चन है 64 m की पावर 3 माइनस 343 n की पावर 3। अब हमें समझना होगा, देखो कि m की पावर 3 तो ये आ गया हमारे पास, लेकिन ये पूरा a बनाना है हमें और पूरे a की पावर 3 करनी है। तो किसका क्यूब है 64, ऑब्वियसली 4 का क्यूब है, 4 4 16, 16 4 64, तो 4m का होल क्यूब आ जाएगा ये कन्वर्ट हो गए। और 343 किसका क्यूब है 7 का। आपको क्यूब भी याद करना है 20 तक। 343 किसका क्यूब है 343 क्यूब है 7 का और n अब ये आइडेंटिटी में रखा जा सकता है। अब ये एज अ काम करेगा ब्रैकेट के अंदर a का
और ये काम करेगा b का। अब इसको इक्वेशन में रखते हैं हम, 4m माइनस 7n ब्रैकेट क्लोज 4m का होल स्क्वायर प्लस 4m इंटू 7n प्लस 7n का होल स्क्वायर। समझे? अब इसको करेंगे 4m माइनस 7n 16m स्क्वायर प्लस 28mn प्लस 49n स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास, हमने इसको सोल्व कर दिया। सेम वैसे ही हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, फैक्टराइज करना है, सोल्व करना है बेसिकली। 27p की पावर 3 माइनस 1/216 माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4 p। देखो इसको पहले हम समझेंगे कि किस फॉर्म में लिखा है, फिर इसको अगर हमने समझ लिया, हमने इसको सही फॉर्म में लिख लिया, तो उसके बाद हम इसको फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। आइए करते हैं। बी पार्ट में हमारे पास है 27p क्यूब माइनस 1/216 ब्रैकेट बंद क्यूब माइनस 9/2 ब्रैकेट बंद p स्क्वायर प्लस 1/4 ब्रैकेट बंद p। अब इसको सोल्व करने के लिए आपको थोड़ा मतलब, अब आ गया है क्वेश्चन पेपर में, तो सोल्व करना पड़ेगा, देख लीजिए। बट ये शायद आपके क्लास 9th के स्टैंडर्ड से थोड़ा अपर लेवल है। देखो जैसे कि आप देख सकते हो p क्यूब p स्क्वायर p एंड क्यूब वाले टर्म्स इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, वेरिएबल्स ऐसे हैं। तो पहले आपको ग्रुपिंग करनी होगी, आपको ये देखना होगा कि किस में से कॉमन आ सकता है। तो 27 इसमें से और इसमें से कॉमन आएगा, इसमें से और इसमें से कॉमन आएगा। देखो हमें साफ दिख रहा है कि 9/2, 9 और 27 में ये कॉमन है, आ जाएगा। 1/4 1/2 116 ये दोनों कॉमन है, आ जाएगा। तो अब ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुप वन में 27p क्यूब माइनस 9/2 p स्क्वायर, ये हो गया। ग्रुप 2 में बचा हुआ हो गया 1/216 क्यूब, ये है माइनस का, और प्लस हो गए 1/4 p। तो इसमें से कॉमन लेंगे। अब अगर हम 27 में से 9/2 कॉमन ले लेंगे, अब जैसे कि आपको पता है इसमें से कॉमन लेना है हमें 27p क्यूब। अब देखो 27p क्यूब माइनस के 9/2, अब 9/2 छोटा है, ये इसमें से कॉमन आ जाएगा बड़े आराम से। अब कैसे आएगा मैं बताता हूँ आपको। देखो 27 में से 9 कॉमन लिया जा सकता है, लेकिन बचेगा क्या भाई? 27 में से अगर मैं कॉमन लूँ, निकालूँ, तो 9 × 3 होता है ये, सही बात है। तो इसमें से 9 निकाला जा सकता है। लेकिन अगर मुझे चाहिए 9/2, तो 27 में से अगर मैंने 9 निकाल लिया, तो यहाँ पर बचा 3 और 9। ठीक है, अब मुझे चाहिए 9/2, तो मैं यहाँ पर मुझे 2 चाहिए होगा, और अगर नीचे 2 चाहिए तो मैं ऊपर भी मल्टीप्लाई 2 से कर दूंगा। तो अब मुझे 9/2 2 इधर निकाल लूँगा मैं, तो 2 × 3 ब्रैकेट में 9/2, तो ये क्या बचेगा? ये बचेगा हमारे पास 6 और 9/2 बाहर आ गया। अगर हम इसको सोल्व करेंगे, 2 3 6 और 3 9 27, तो ये 27 के इक्वल ही होगा। तो 27 में से अगर 9/2 निकालते हैं तो क्या बचता है? 6 बचता है। तो अगर इस इक्वेशन में से 9/2 बाहर ले लेते हैं, 9/2, और p स्क्वायर और p क्यूब में से p स्क्वायर बाहर ले लेते हैं, तो इधर तो पूरा का पूरा ये बाहर ही ले लिया हमने। तो ब्रैकेट में क्या बचा? 6p माइनस के 1। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन हो गई पहली। और ग्रुप 2 के हिसाब से अगर चले हम इसको देखें, तो अब हमें लेना है 1/4 p माइनस 1/216 क्यूब में से हम, देखो बेसिकली इसको थोड़ा कॉमन लेना मुश्किल होता है। अब हमारे डिनोमिनेटर दोनों अलग है, लेकिन हम अगर डिनोमिनेटर को सेम बनाए 1/216 और इधर भी 216 बनाए, तो 4 × 54 आएगा। तो ऊपर भी 54 की मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ? 1 के साथ। तो अब यहाँ पर क्यूब था और यहाँ पर p था। अब इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे? इसमें से हमें लेना होगा, अब 1/216 इस तरफ भी आ गया, 1/216 इस तरफ भी आ गया, तो 1/216 क्यूब। अब ये क्योंकि माइनस का था, ये याद ध्यान रखना तुम, ये क्योंकि माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा 1/54, सॉरी, ये हो जाएगा कंप्लीट 54p। ठीक है, अब इससे हमें क्या मिला? ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। तो इसको हम लिख सकते हैं 54p माइनस क्यूब
1/216। अब नेक्स्ट, अब इसमें अगर हम 54p माइनस क्यू क्यूब है तो इसको हम लिख सकते हैं क्यू क्यूब माइनस 54p ब्रैकेट में, और बाहर हमारे आ जाएगा 1/216। तो माइनस, क्योंकि हमने वैल्यू इंटरचेंज कर दी तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये वैल्यू के साथ फाइनल स्टेप पर परफॉर्म करते हैं। 27, देखो पहली इक्वेशन क्या थी हमारी, तो वही लिखेंगे हम 9/2p² 2p² ब्रैकेट में 6p माइनस 1 माइनस के ये वाली वैल्यू 1/216 ब्रैकेट में क्यू क्यू माइनस 54p। ठीक है, अब इसमें आपको कोई कुछ चीज़ कॉमन आती दिख रही है? अगर नहीं आती दिख रही तो हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुआ, ये हमारी लास्ट वैल्यू हुई। देखो ये थोड़ा हाई लेवल है, अब इसको समझाने के लिए और डीप जाना पड़ेगा, फिर आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो इतना ही समझ लो आप। अभी हमने कैसे किया आप दोबारा से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। रेशनलाइज करना है, रेशनलाइजेशन आपको सिखाया गया है, बाकी मैं बता देता हूँ रेशनलाइजेशन कैसे होगा। देखो हमारे पास गिवन है 1 बाय ब्रैकेट में √7 माइनस के √3। अब इसका रेशनलाइजेशन करना है। रेशनलाइजेशन का मीनिंग क्या है? देखो रेशनलाइजेशन का मीनिंग होता है बेसिकली जो डिनोमिनेटर है इसमें से इरेशनल नंबर को हटाना। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? ये √7 √3 समझाया था शुरू में, रेशनल और इरेशनल क्या है, तो इसको हटाना है। अब इसको हटाने के लिए क्या करते हैं हम? बेसिकली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करते हैं। क्या मल्टीप्लाई करते हैं? कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। इसका साइन चेंज करके बीच का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं हम। कैसे? √7 प्लस √3, सेम नीचे करेंगे √7 प्लस √3। अब ऊपर क्या बन जाएगा? √7 प्लस √3, और नीचे क्या बन जाएगा? a माइनस बी और a प्लस बी। ये एक आइडेंटिटी है, याद रखनी है आपको कि a माइनस बी और मल्टीप्लाई में a प्लस बी क्या हो जाते हैं? a² माइनस b²। तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? √7 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। ये क्या लिखा जाएगा? √7 प्लस √3 डिवाइड बाय 7 माइनस के 3, जो कि क्या होगा आपका? √7 प्लस √3 डिवाइड बाय 4। तो ये आपने डिनोमिनेटर में से इरेशनल नंबर को हटा दिया, तो ये क्या हो गया आपका? रेशनलाइजेशन। क्या हो गया? रेशनलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। ऑन एनवायरमेंट डे क्लास 9 स्टूडेंट got 5 plants of mango, silver oak, orange, banyan and amla from forest department. Students planted the plants and noted their location as XY. Observing the below given ग्राफ में दी गई ये XY जो लोकेशन है वो दिखाई गई है, और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं आपको। आपने अलग अलग प्लांट जो दिए गए थे क्लास 9 स्टूडेंट्स को एनवायरमेंट डे पर, वो आपने प्लॉट कर दिए हैं, अलग अलग जगह प्लांट कर दिए हैं, ग्राफ पर वो दिख रहे हैं। अब आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सिल्वर ओक? देखो सिल्वर ओक ये रहा। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या है? पहले हम x का कोऑर्डिनेट लिखेंगे। पहले x एक्सिस पर ये 3 पर लाई करता है तो 3, और y एक्सिस पर ये 4 पर लाई कर रहा है तो 4, तो 3 और 4 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिरर इमेज ऑफ द बनियन ट्री इफ x एक्सिस इज एक्टिंग एज मिरर। देखो x एक्सिस अगर मिरर की तरह काम करती है, पहले तो आपको ये समझना होगा कहीं आप y एक्सिस को मिरर ना बना दो। तो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अगर ये मिरर है तो इसकी जो इमेज होगी वो नीचे बनेगी। अब नीचे बनेगी तो यहाँ पर जो y एक्सिस है वो नेगेटिव हो जाएगा, और x एक्सिस नेगेटिव है ही पहले से। यहाँ इस तरफ सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा x एक्सिस तो नेगेटिव रहता ही है, y एक्सिस पॉजिटिव रहता है, लेकिन मिरर इमेज में क्या होगा? y एक्सिस भी नेगेटिव हो जाएगा, दोनों नेगेटिव आ जाएंगे। अब हमें यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वही यहाँ पर मिलेगी, लेकिन दोनों नेगेटिव। तो बनियन ट्री जो है इसकी हमें लोकेशन देखनी है। यहाँ पर ग्राफ में क्या है, तो पहले x एक्सिस की लिखते हैं हम लोकेशन, तो ये 3 पर है, y एक्सिस पर ये 4 पर लाई करता है तो 4। अब x एक्सिस पर ये -3 है, लेकिन अब क्योंकि ये इसको हमने एक मिरर मान लिया x एक्सिस को पूरी को, तो इसकी इमेज इस तरफ बनेगी। अब इस तरफ बनेगी तो दोनों नेगेटिव में हो जाएंगे, तो क्या बनेगा? -3 और -4। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। ये आपका फाइनल आंसर हुआ दूसरे का। फर्स्ट सेकंड का हो गया। थर्ड, हाउ फार द सिल्वर ओक ट्री इज फ्रॉम x एक्सिस। देखो सिल्वर ओक ट्री कितनी दूर है x एक्सिस, इसका मतलब है कि आपको y एक्सिस पर काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, सिल्वर ओक ट्री ये है, अब ये x एक्सिस से कितना दूर है? ये दूर है आपका, तो y एक्सिस पर काउंट करेंगे हम 1 2 3 4। अब सिल्वर ओक x एक्सिस से 4 यूनिट दूर है, तो 4 यूनिट दूर है। कितना दूर है? हाउ फार द सिल्वर ओक ट्री इज फ्रॉम x एक्सिस, तो सिल्वर ओक ट्री इज 4 यूनिट फार फ्रॉम द x एक्सिस। ये हमारा आंसर हो गया। फर्स्ट का आंसर हमारा 3 4 था, सेकंड का हमारा आंसर एक सेकंड 1 2 3, हाँ 1 2 और -3। ठीक है, बनियान और सिल्वर ट्री बिल्कुल अपोजिट है।
और सेम इसका आंसर -3 और -4 हो गया। हाउ फार द सिल्वर ओक ट्री, ये हो गया 4 यूनिट फार फ्रॉम द एक्स एक्सिस। इन विच क्वाड्रेंट -3 एंड 4 विल लाई, -3 और 4 किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। देखो -3 और 4 हमने वैल्यू निकाली थी, बनियन ट्री की लोकेशन थी, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, टू स्टूडेंट्स वर डिस्कसिंग अबाउट पाई एंड फाउंड आउट दैट इट्स वैल्यू इज 3.14 अप्रोक्सीमेटली। दे केम अक्रॉस सम क्वेश्चंस व्हिच आर गिवन बिलो, हेल्प देम बाय आंसरिंग इट। फर्स्ट है, इज 3.14 अ रेशनल नंबर और एन इनरेशनल नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि टू स्टूडेंट्स वर डिस्कसिंग अबाउट पाई एंड फाउंड आउट दैट इट्स वैल्यू इज 3.14 अप्रोक्सीमेटली। दे केम अक्रॉस सम क्वेश्चंस व्हिच आर गिवन बिलो। वे कुछ क्वेश्चंस पर आ गए, टिक गए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और हमें उनकी हेल्प करनी है उनका आंसर देकर। तो उनका पहला क्वेश्चन बैठता है कि इज 3.14 अ रेशनल नंबर और एन इरेशनल नंबर। देखो बेसिकली 3.14 तो एक रेशनल नंबर है। कैसे? क्योंकि ये एक फिक्स्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल प्रेजेंटेशन है, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। देखो 3.14 एक टर्मिनेटिंग हो गया, वैल्यू रुक गई, और ये पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा भी जा सकता है। अगर पॉइंट हटा दे तो 314 डिवाइड बाय 100, ये पी बाई क्यू की फॉर्म हो गई, तो ये रेशनल नंबर हो गया। बट अगर देखा जाए एक्चुअल पाई, जो आपका एक्चुअल पाई है वो इरेशनल होता है, ठीक है। लेकिन 3.14 जो वैल्यू है ये रेशनल है। तो फर्स्ट तो आपका क्लियर हो गया कि पाई जो अप्रोक्सीमेटली 3.14 है ये कैसे रेशनल और कैसे इरेशनल है। अप्रोक्सीमेटली वैल्यू जो है वो रेशनल है, लेकिन पाई एक्चुअल में इरेशनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है उनका, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, ट्रू और फॉल्स। देखो ये फॉल्स है, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। हर रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होता। कैसे? देखो रेशनल नंबर का मतलब होता है अ नंबर दैट कैन बी रिटन एज पी बाई क्यू और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल 1/2 3/4, ये रेशनल है लेकिन इंटीजर नहीं है। इंटीजर होता है 3 4, मतलब पर्टिकुलर टर्म। अगर कोई टर्म फ्रैक्शन में है 4/3, ये कैसे लिखा जाएगा? 3/4 कैसे लिखा जाएगा? 0.75। ये इंटीजर थोड़ी हुआ, बट ये रेशनल है, ज़रूर है। तो ये हो गया फॉल्स। अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि ये पर्टिकुलर टर्म इंटीजर है, मिलकर एक इरेशनल नंबर बनाता है। लेकिन रेशनल नंबर की डेफिनेशन जैसे 3/4 0.75 कहलाता है, मानते हो? अब 0.75 अपने आप में क्या है? ये अपने आप में इंटीजर थोड़ी है, ये इंटीजर नहीं है, ये अपने आप में इंटीजर थे। तो क्वेश्चन में कहा है कि एवरी रेशनल नंबर, अब ये 3/4 तो रेशनल नंबर है, बट 3/4 इंटीजर थोड़ी है, तो हर रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होता। ये ट्रू है फॉल्स है? हर रेशनल नंबर इंटीजर होता है, क्वेश्चन में कहा गया ये, तो ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 3, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज। तो डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, जो कभी रुकता नहीं। इरेशनल नंबर का एक्सप्रेशन जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। राइट 3.14 इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। देखो 3.14 में अगर पॉइंट हटा देंगे तो 314 डिवाइड बाई 100 आ जाएगा। ये आपका पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा गया, ठीक है। पी हो गया 314 और क्यू हो गया 100। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। अ पार्क इज एन एरिया ऑफ नेचुरल, सेमी नेचुरल और प्लांट स्पेस सेट aside for human enjoyment and recreation or for the protection of wildlife or natural habitats. Urban parks are green spaces set aside for recreation inside towns and cities. Gardener Dhania takes care of one of the parks in a city. The dimension of park are 2x plus 5 meter and x plus 4 meter respectively. He has to put fence all around it and to plant grass in it. देखो इसके चारों तरफ, अगर ये पार्क है तो इसके चारों तरफ फेंसिंग करनी है, बॉर्डर बनाना है उसको, और इसकी डायमेंशंस दे दी गई है 2x+5, 2x+5 और दूसरी दे दी गई है x+4। अब क्वेश्चन ये कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क। एरिया ऑफ द पार्क निकालना है वेयर ही कैन पुट द ग्रास, जहाँ वो ग्रास पुट कर सके। तो इसके बीच का एरिया निकालना है पहले आपको। और बीच का एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है 2x+5 और ब्रेथ क्या है x+4। तो अब इसको सोल्व करेंगे। 2x की मल्टीप्लाई x से की प्लस 2x की मल्टीप्लाई 4 से की प्लस 5 की मल्टीप्लाई x से की प्लस 5 की मल्टीप्लाई 4 से की।
ये इक्वेशन सोल्व करोगे तो आप आएगा 2x² प्लस 13x प्लस के 20। ठीक है, अब ये आ गया आपका एरिया ऑफ पार्क क्या हुआ, 2x² प्लस 13x प्लस 20 स्क्वायर मीटर्स, ये आपका एरिया हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया आपके पास। सेकंड और पार्ट जो है इसका, धनियाज फ्रेंड मधुर इज अ गार्डनर, धनिया का फ्रेंड मधुर जो है वो गार्डनर है इन अनदर सिटी, द एरिया ऑफ हिज पार्क इज इतना, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पार्क। अलग सिटी में धनिया का दोस्त मधुर एक गार्डनर है जिस पार्क में वो काम करता है उस पार्क का एरिया दे दिया गया है। बेसिकली उल्टा काम करना है। पहले हमने जो डायमेंशंस थी इससे एरिया निकाला, अब एरिया से डायमेंशंस निकाल लिए। अब डायमेंशंस का मतलब बेसिकली कुछ नहीं है, आपको इसको फैक्टराइज करना है। व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पार्क। देखो 12x² माइनस 7x प्लस 1, अगर आपके पास एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पोलिनोमियल फंक्शन है आपके पास, तो उसको फैक्टराइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पहले जो कोफिशिएंट वेरिएबल का पहला जो कोफिशिएंट है उसकी लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करनी होती है, और फिर जो नंबर आता है बीच की जो टर्म है, बीच का जो कोफिशिएंट, ये जो पूरा ये 7x है माइनस 7x, इस ये आना चाहिए। दो ऐसे नंबर ढूंढने होते हैं जिनको सम करके तो आना चाहिए -7x, और जिनकी मल्टीप्लाई करके आना चाहिए इन दोनों की जो मल्टीप्लाई करके आ रहा था। देखो मैं समझाता हूँ। बेसिकली आपके पास जो इक्वेशन है वो 12x² माइनस 7x प्लस 1 है। अब आपको क्या करना है कि दो ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं, दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनका सम तो इक्वल टू है -7x के, और जिनका प्रोडक्ट इक्वल टू आए पहले वेरिएबल के कोफिशिएंट 12 इंटू लास्ट नंबर की मल्टीप्लिकेशन के बराबर आए। ठीक है, अब ये क्या है, ये आ गया आपका 12। तो -3x और -4x अपने आप में 12x होता है, लेकिन ये प्लस का होगा साइन। अब आपको क्या करना होगा, इनको प्लस का 12 आ जाएगा, लेकिन माइनस अगर इनको सम करेंगे इनका तो -7x ही रहेगा। तो अब आप 12x² को माइनस और प्लस -4x को +1 के साथ लिखेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, आप 3x को कॉमन ले लेंगे, अच्छा 4x माइनस के 1, और माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बचा आपका 4x माइनस 1। अब आपके दो फैक्टर हो गए, 3x माइनस 1, यहाँ पर आपने 1 कॉमन लिया था -1, और दूसरा फैक्टर हो गया आपका 4x माइनस 1। पॉसिबली यही उसकी डायमेंशंस होगी उस गार्डन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल 2 + x माइनस 2x² माइनस x³ एट x इक्वल टू -3। कुछ नहीं है, बेसिकली आपको x की वैल्यू पुट करनी है और आपको सोल्व करना है। आइए इसको सोल्व करते हैं। पता नहीं शायद मेरे सिस्टम में थोड़ी प्रॉब्लम आने लगी है, थोड़ा लैग कर रहा है। आपका फंक्शन है -3 और आपकी इक्वेशन है 2 + x। देखो अभी इसको पहले मैं फंक्शन x क्या दिया गया है आपको, 2 + x माइनस के 2x² माइनस के x³, 2 प्लस माइनस के 3 माइनस के 2, 2 माइनस के 3 का होल स्क्वायर माइनस के -3 का होल क्यूब। अब ये 2 माइनस के 3 माइनस के 2, 2 से 2 नहीं गए, ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये 2 आएगा, ब्रैकेट में आप 3 3 ज़ा 9 और 9 2 ज़ा 18 माइनस के 3 का क्यूब होता है 27, और अगर पावर ओड होगी तो ऑब्वियसली साइन नेगेटिव ही रहेगा। तो माइनस के 27, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 18 + 27 2 माइनस के 3 माइनस। अब आप इसको सोल्व करते चलना है, और 18 और 27 माइनस का 45 जो कि माइनस का 46 बना। ये आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, थर्ड पार्ट की तरफ। फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। और फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है ये समझ लो। बेसिकली जीरो ऑफ द पोलिनोमियल का मतलब है उस वैल्यू ऑफ x जिससे पोलिनोमियल जीरो आ जाए, जैसे कि 3x माइनस 2/5 और ब्रैकेट में ये क्या है, देखो बेसिकली अगर मान लो यही है आपकी 1 + 1 + 2 इक्वेशन ये है, तो इसमें ऐसी कौन सी वैल्यू रखें x की कि ये वैल्यू ज़ीरो आ जाए। अब ये वैल्यू ज़ीरो आ जाए, इसका मतलब है ये वैल्यू ज़ीरो मान के चल दी है हमें। अब यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी वही आपकी वैल्यू जीरो ऑफ द पोलिनोमियल होगी। अब 3x को -2/5, 1 + 1 2 2 2 + 4 4, अब 3x माइनस के 8/5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 8/5, और ये आपका हो जाएगा 8/15, x इक्वल टू 8/15 आपकी वैल्यू आ जाएगी जो है जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, देखो इसको थोड़ा मैं सोल्व सिंपल करके बताता हूँ, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आता, कहीं पर वो गलती कर देते हैं जीरो और इधर उधर ट्रांसफ़र करने में। देखो अगर 3x माइनस 2/5 है, ये 1 + 1 + 2, मैं कंफर्म श्योर नहीं हूँ कि क्वेश्चन में ये दिया गया है नहीं, लेकिन मान लेते हैं अगर ये है ऐसा, तो
इसका जीरो ऑफ द पोलिनोमियल ढूंढना है। अब ऐसी वैल्यू एक्स की जो इस पूरी इक्वेशन को जीरो कर देगी। अब अगर ये पूरी इक्वेशन जीरो हो सकती है एक्स की कोई वैल्यू पर, तो ये जीरो मान लेते हैं। अब जीरो मान लेते हैं तो एक्स की जो भी वैल्यू आएगी तो ऑब्वियसली वो तब आएगी जब ये वैल्यू जीरो थी, तो वही वैल्यू हमारा आंसर होगी। अब माइनस की टर्म है तो ये पूरी अगर इस तरफ जाएगी, अब ये मत भी चलना कि आ 5 इधर जाएगा तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, जब ये पूरी वैल्यू इस तरफ जाएगी तो प्लस हो जाएगी। तो 3x इक्वल टू, अभी पूरी वैल्यू क्या है 1 + 1 + 2, 4 ये हो गया, 4 × 2 8 हो गया, और 8/5 हो गया, तो ये पूरा प्लस में 8/5, ये माइनस का इधर जाकर प्लस हो जाएगा। अब x की वैल्यू क्या आ गई 8/5 × 3। अब ये क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में है x के साथ, तो x को छोड़कर ये डिवाइड में जाएगा, मतलब ये नीचे जाएगा, यहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 8/15, ये वैल्यू हो गई जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑन हिज बर्थडे मनोज प्लान दैट दिस टाइम ही सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे इन अ स्मॉल orphanage center. He bought apples to give to children and adults working there. Manoj donated 2 apples to each children and 3 apples to each adult working there along with birthday cake. He distributed 60 total apples. तो क्वेश्चन ए आता है, how to represent the above situation in linear equations in two variables by taking the number of children as x and the number of adults as y. देखो बेसिकली ये कह रहा है कि इसने जन्मदिन मनाया जहाँ पर भी, वहाँ पर जो काम करते थे बच्चों को 2 एप्पल दिए, बड़ों को जो एडल्ट थे उनको 3 एप्पल दिए। अब आपको एक लीनियर इक्वेशन में इसको एक्सप्रेस करना है जिसमें 2 वेरिएबल होंगे, एक्स रिप्रेजेंट करेगा आपका चिल्ड्रंस को और वाई रिप्रेजेंट करेगा आपका एडल्ट्स को, ये साफ लिखा हुआ है। अब आपको लीनियर इक्वेशन बनानी है। अब लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए, अब जैसे कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है, आइए सॉल्यूशन पर आते हैं, सोल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन कहता है कि x हमने मान लिया नंबर ऑफ चिल्ड्रन और y हमने मान लिया नंबर ऑफ एडल्ट्स। अगर लीनियर इक्वेशन के हिसाब से इसको हम एक्सप्रेस करेंगे तो हर बच्चे को 2 एप्पल दिए गए। टोटल कितने एप्पल हो गए, टोटल एप्पल कितने हो गए, टोटल एप्पल हो गए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे। देखो हर बच्चे को 2 दिए गए, टोटल नंबर स्टूडेंट्स की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे। स्टूडेंट्स दिया, आप स्टूडेंट वो लिख लो चिल्ड्रन, तो ये कितना हो गया 2x। ऐसे ही टोटल एप्पल जो दिए गए, टोटल एप्पल हर एडल्ट को जितने एप्पल दिए गए वो थे 1 2, एक लीनियर इक्वेशन तैयार हो गई, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। इफ़ नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज़ 15 देन फाइंड द नंबर ऑफ एडल्ट्स। देखो अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन 15 है, ये इक्वेशन में रखते हैं हम, अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन 15 है, ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन 15 है, तो पुट x इक्वल टू 15 इन द इक्वेशन, ये लिख सकते हैं हम। भाई इक्वेशन तो वही है ना लीनियर इक्वेशन, इसमें x हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन थे, अब टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कह रहे हैं कि 15 हो गए, तो 2 और 15 + 3y। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एडल्ट्स आ जाएंगे 60, और ये 30 + 3y इक्वल टू 60। अब ये 3y क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये प्लस के साथ है, अगर ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 60 - के 30 इक्वल टू 30, और ये 3y। अब ये y की वैल्यू क्या आ गई, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में y के साथ, अगर इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 3/3 30/3, और y की वैल्यू आ गई 10। तो एडल्ट्स कितने हुए 10, एडल्ट्स कितने हुए 10 अगर चिल्ड्रन 15 है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, इफ नंबर ऑफ एडल्ट इज 12 देन फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। सेम x की वैल्यू 12 रख देंगे इक्वेशन में, ये आप खुद करके देखोगे। व्हाट विल द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल y - x इक्वल टू 5। देखो अच्छा ये हमारे पास ना क्वेश्चन, मैं कह रहा था ये इक्वेशन नहीं है, ये क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन 1 नंबर का, दूसरा 1 नंबर का, और तीसरा 2 नंबर का। तो यहाँ पर जो हमने निकाला था कि 8/15 वो इक्वेशन के हिसाब से सही था, बट मेन जो आंसर है 3x - 2/5, ये आपका 2/15 होगा, ठीक है। जीरो ऑफ द पोलिनोमियल 2/15। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द नंबर ऑफ, ये आपको मैंने खुद दिया सी करने के लिए। डी पर आते हैं। डी कह रहा है कि व्हाट विल द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है लीनियर इक्वेशन की 2 वेरिएबल के साथ, तो ax + by इक्वल टू सी होती है, ax + by इक्वल टू सी होती है। अब y - x इक्वल टू 5 है, ये एक लीनियर इक्वेशन है आपके सामने ही, ax + by इक्वल टू सी फॉर्म में ही लिखी हुई है। तो एक इक्वेशन हम बना भी चुके हैं, 2x + 3y इक्वल टू 60, ax + by इक्वल टू सी की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा x - y इक्वल टू -5। ये आपकी हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। देखो आपके पेपर में 99% चांसेस है कि एक ऐसी इक्वेशन फैक्टराइज करने के लिए ज़रूर आएगी, तो इसको ध्यान से समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो x3, एक ये क्यूबिक इक्वेशन दी गई है, एक पोलिनोमियल दिया गया है, इसको लिख लेते हैं हम।
ये पॉलिनोमियल दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120, यही है ना? बिल्कुल यही है। अब क्या करेंगे, बेसिकली हमें देखना होगा ये लास्ट वाला जो नंबर होता है इसके फैक्टर्स देखते हैं। 120 के फैक्टर्स है, 120 हैज़ फैक्टर्स +1 -1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो 1 ले लेते हैं। तो हम ये रख कर देखेंगे बाय ट्रायल मेथड, और फिर जो भी हमारे पास आएगा उसको हम एज अ वो हमारा एक फैक्टर निकल के आ जाएगा। तो बेसिकली लिख देते हैं बाय ट्रायल मेथड P1 = 0 होगा तो देन x = 1 इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। अब हम इसे पुट करके देखेंगे। तो x की वैल्यू 1 = 1 क्यूब माइनस 23 1 का स्क्वायर प्लस 142 1 माइनस के 120, तो 1 माइनस के 23 प्लस 142 माइनस 120, तो 142 और प्लस 1 143 हो गया और माइनस के 143, तो ये इक्वल टू 0 आ गया। तो x = 1, x = 1 है तो 1 इधर जाके माइनस का हो जाएगा और इक्वल टू में 0 हो जाएगा, तो x - 1 = 0। तो x - 1 एक फैक्टर हो जाएगा हमारा पोलिनोमियल का। ये कंप्लीटली ये हमने प्रूव कर लिया। तो x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। 27q + y³ + z³ - 9xyz। तो बेसिकली लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास 27x³ + y³ + z³ - 9xyz गिवन है। वीडियो रुक गई थी इसलिए ये क्वेश्चन हो गया, अब मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये क्वेश्चन जो गिवन है ये अपने आप में एक आइडेंटिटी है, आपको साफ दिख रही होगी, और इसको फैक्टराइज करने का मतलब है ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसको फैक्टराइज करना। मेन चीज़ क्या है कि क्वेश्चन पेपर जिसने लिखा है वो जो एग्जामिनर है वो चाहता है कि आप ये बताओ कि आपको ये आइडेंटिटी पता भी है कि नहीं। ठीक है, तो आपकी डायरेक्ट आइडेंटिटी है x³ + y³ + z³ - 3xyz इज इक्वल टू x + y + z x² + y² + z² - xy - yz - zx। अब ये आइडेंटिटी आपको इससे निकालनी है और आपको ये फैक्टर निकाल के इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है जिससे कि ये आगे सोल्व करी जा सके इसमें वैल्यू पुट करके। ठीक है, अब वैल्यू तो उसने पुट कराई नहीं, बस आपकी आइडेंटिटी की जानकारी देखना चाहता है वो आपको कितनी जानकारी है। अब आप सोचेंगे 27x³ है, तो यहाँ पर x³ है, तो बेसिकली आप इसको थोड़ा अगर गौर से देखोगे तो ये सिर्फ x का क्यूब है और ये 27। फॉर एग्जाम्पल 27 × x का क्यूब, लेकिन ये ऐसे भी लिखा जा सकता है 3x का होल क्यूब। तो ये हो गया ना, ये पूरा 3x आइडेंटिटी में फिट बैठ गया, तो x की वैल्यू 3x हो गई। अब जहाँ x की वैल्यू 3x हुई तो पूरी आइडेंटिटी में x की जगह 3x रख दिया हमने, यहाँ पर 3x रख दिया, फिर यहाँ पर x की जगह 3x रखा जब तो आगे 9x बनेगा, फिर यहाँ पर 3x रख दिया, यहाँ पर भी 3x रख दिया और यहाँ पर भी 3x और 3x रख दिया, ये 3x और ये माइनस का 3x रख दिया, 3zx हो गया। अब 3x + yz हो गया 9x² + y² + z² - 3xy - yz - 3zx। ये आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई, आपने फैक्टराइजेशन कर दिया इसका, एक फैक्टर बाहर निकल के आ गया। यहाँ पर आपका ये पेपर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आपकी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और मेन बात ये है कि आपके क्वेश्चन पेपर में जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं अगर वो क्लियर होते हैं तो आपको पेपर में किसी भी तरह से क्वेश्चन आता है तो आप सोल्व कर पाओगे। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और अगली वीडियो जैसे ही आपकी क्लास की आए तो उसे देख लेना। तब तक के लिए बाय।